तो दर्शकों, हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में या जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें या पूरे के परिवेश में देखें तो कहीं ना कहीं आर्मी की, सेना की एक अहम भूमिका रही है। और ख़ासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सेना ने और सुरक्षा बलों ने अपनी खून देकर, अपनी शहादत देकर आतंकवाद से लोहा लिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इनकी क्या राय है। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया है। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, हम सब जानते हैं, ये बहुत पुराने। जम्वाल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल वीके साही, इनके शरीर पे इतने निशान हैं, इतनी गोलियां लगी हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन अनिल गौड़, इनका भी अपना ही रोल है। लेकिन अब समय कम है, इसलिए मैं पूछूंगा गोवर्धन सिंह जम्वाल जी से। जम्वाल साहब, आप मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है? जी जम्वाल साहब। मेरा सवाल यह है कि सेना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद कितना बदलाव आपको नजर आता है? सेना की बात तो बहुत लंबी है जी। आखिर पूरे हिंदुस्तान में यही एक रियासत है जो 75 साल से लड़ाई लड़ रही है जी। कोई और रियासत इस तरह से नहीं लड़ रही। और यहाँ सेना के भी और हमारे मुद्दे भी बहुत गहरे मुद्दे हैं जी। और वो इस तरह से हल भी नहीं हो सकते। पर मैं 2-4 बातें बता दूंगा, मगर उससे पहले ये कहूँगा कि जो भी सरकार आए वो सैनिकों के मुद्दे पर एक कमीशन बैठाए जी। एक, जब तक वो नहीं होगा हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे। चाहे वो हमारे मुद्दे दूसरी रियासतों के मुकाबले में जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला कभी, अभी भी नहीं मिला, अभी इन 5 साल में भी नहीं मिला। ये मेरी शिकायत भी है। मैं 40-48 साल मुझे रिटायर होके हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ। और 38 साल तो मैं लीग का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल। कम से कम 1 लाख सैनिक फौजी रिटायर्ड हैं मेरे पास, कम से कम 15 लाख उनकी फैमिलीज हैं, उनको तकलीफ होती है। तो वो नहीं हुआ है, मगर वो कर भी मोदी सकते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने दी थी, क्योंकि मैं 40 साल से लड़ रहा था, पहले भी 30 साल से नहीं मिली, अब मिल गई है। उम्मीद है जो कमियां रह गई हैं वो 370 जाने के बाद पूरी होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हुई है। ये शिकायत भी है, मगर वही पूरी करेंगे, बीजेपी ही पूरी करेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि पहले वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं, चाहे एनसी थी, चाहे पीडीपी थी या कांग्रेस थी, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया। हमारे बच्चों मर गए हर जगह। गांव में जाके देखो, हर गांव में कहीं ना कहीं उसकी यादगार पड़ी हुई है, मगर मिला नहीं कुछ भी। जी जी। अब मिलना थोड़ा सा दिया है गवर्नर साहब ने, पर पूरा नहीं अभी मिला। उसके लिए वो अगर बनेगा तो हम उनको बताएंगे, ये बाकी भी बताएंगे। बहुत अभी कमियां हैं, बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन बॉर्डर पर, जमाल साहब, बॉर्डर पर भी एक्स सर्विसमैन जो रहते हैं उनकी भी बहुत शिकायतें हैं जी। वो भी हम चाहें दूर हो। और दूसरी एक बड़ी खतरनाक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जो हमने वो बनाई थी अपनी बॉर्डर के ऊपर या पीछे विलेज डिफेंस गार्ड, वो बहुत कमज़ोर थी। मैंने बहुत शिकायत की। अब उनको कुछ वेपन से मिले हैं। खुशकिस्मती ये है कि मेरी ही रेजिमेंट का यंग ऑफिसर अभी आर्मी चीफ बना है, उससे भी मैंने बात की है। जो जनरल आर्मी कमांडर थे वो आर्मी चीफ के हैं, वो आपकी रेजिमेंट के हैं।
वो जनरल जोरावर की और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की रेजिमेंट के हैं जी। पहले चीफ बने हैं हमारे। तो हम उम्मीद करते हैं कि फौजियों की भी और एक्स सर्विसमैन की भी हालत सुधरेगी, और वो बहुत से मसले हैं शायद आप अभी नहीं जान पाएंगे या ये बताएंगे। साहिब साहब से भी मुझे जानना उम्मीद चाहूंगा। है कि अगली सरकार में वो मिलेंगे भी हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर विजय सागर दिमान से जानना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि कुछ कमियां हैं, गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी से। आपकी क्या राय है? विनोद जी, जब डॉक्टर निर्मल सिंह यहाँ पे थे स्टेज पे जी। तो आपने सुना, मैंने यही सवाल पूछा था। कमियां बड़ी सुपरफिशियल हैं, काम हुआ है। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं किया, 60 साल किया है, पर उनकी वो अप्रोच, वो उनकी डेडिकेशन या उनकी शायद मेथोडोलॉजी ठीक नहीं थी। हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा पोटेंशियल है, हम वहाँ पे नहीं पहुँचे। और जम्मू कश्मीर में तो खासकर स्पेशल चीज़ थी। स्पेशल क्या था कि यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई थी शेख अब्दुल्ला द्वारा कि डोगरों को या जम्मू के लोगों को या महाराजा हरि सिंह को, इनको ख़त्म करना है। और उन्होंने पूरा जोर लगाया, और उसमें माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, नेहरू साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा साथ दिया जी। और वो जो कुछ भी हुआ तो उनको मैं ये ज़्यादा वो नहीं करूँगा। परंतु ये ज़रूर है कि जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सेंटर में, थिंग्स हैव चेंज्ड। स्पेशली जब 5 अगस्त 2019 को आपका 365 जाता है, उसके बाद हमने भी ढोल बजाए थे। आपको शायद फिल्म में भी आपने देखा होगा, टेलीविजन पे आपको याद होगा। ये सोचा कि अब हमारे जो ऑपरेशन के दिन थे, ऑपरेशन हमारे जो सबजुगेशन के दिन थे, वो शायद ख़त्म हो गए। और उसके बाद बीजेपी ने बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोकल्स की कमियां नहीं होंगी या उनके कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, हैं। किसी भी फैमिली के अंदर एक फादर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 4 बच्चे हैं, चारों को साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बट वो 1 एट ए टाइम आ सकती है, तो वो गिले शिकवे हो सकते हैं। और मैं तो सिर्फ यही बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है जम्मू रीजन के अंदर। हालांकि हमारी पहले मांग थी कि हमें सेपरेट स्टेट दी जाए, सेपरेट स्टेट नहीं देने के एवज में हमें 371 के दे दो, वो भी चलेगा। बट पॉइंट ये है कि इग्नोर मत करो जम्मू को, और जम्मू के जो पॉइंट्स हैं, जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, उनको भी आप एड्रेस करिए। और सेकेंडली, मैंने जैसे बोला, डॉक्टर निर्मल सिंह भी कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाए मेरे को। मैंने कहा आपका ग्रास रूट लेवल का आदमी को पता लगना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे या ऑपरेशन लेवल पे गवर्नमेंट क्या क्या अच्छाइयाँ कर रही है, क्या पॉलिसी ला रही है। और यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस, यहाँ पे मेरी सजेशन, यहाँ पे कुछ बीजेपी के टॉप स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, मेरे दोस्त भी हैं। देखिए, आपका जो संकल्प पत्र है वो आपके हर एक कार्यकर्ता के हाथ में होना चाहिए। अगर वो होगा तो ही ये शायद पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू जी। कर्नल साहिब, आपसे जानना चाहूँगा, 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद में क्या वाकई में आर्मी का मनोबल बढ़ा है? धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके का। बदला है, बहुत कुछ बदला है, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। एक फौजी सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स होता है, कोई लगाव लपेट नहीं होता, और पूरी जान लगाकर, जान हथेली पर लेकर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देता है। बड़े शान से तिरंगे को उठाता है, बड़े शान से तिरंगे की रक्षा करता है, और बड़ी शान से समय आने पर तिरंगे में लिपट जाता है। जी। उस फौजी को उस आखिरी सांस और तिरंगा लहराता है तो इन आखिरी सांसों से लहराता है, आंधी तूफान से नहीं लहराता। जब वो आखिरी सांस ले रहा हो और देश की तरफ पलट कर देखे, मेरे देशवासियों, उसको एक तसल्ली होनी चाहिए मरने के समय, वीर गति के समय, कि ये देश और ये देशवासी इस लायक थे
जिनके लिए मैं आज अपने प्राण की आहुति लगा रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद 5,700 और कुछ 67-68 थे, 4-5 कैजुअल्टीज पिछले कुछ दिनों में हुई, 1-2 हफ्ते में। क्या इन सब का एक स्मारक इस रियासत या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में है? जी, आप श्रद्धांजलि भी नहीं देते। अब जाकर ये इशू मैंने जनसेना से उठाया, बीच वाले जितने गवर्नर्स आए, अब जाकर अब से एक सैंक्शन हुई, कश्मीर में एक स्मारक बना है। आज तक वहाँ वही स्मारक था जिसका कि निर्मल सिंह जी ने जिक्र किया था, 1931 वाला, जिसमें जेल पर हमला करने वाले को शहीद कहा गया था। वहाँ से लेके बुरहान वानी तक उन सबको शहीद कहा गया था। उनका एक स्मारक था, वही जगह थी जहाँ नौजवान जाकर सजदा करते थे और वही रोल मॉडल था। अब जाकर एक स्मारक बना है इंडियन ट्रूप्स का, पर उसमें भी JNK के जो बाहर रहने वाले हैं, जिनको बाहर वाला कहते हैं जी, उनके नाम अभी तक नहीं लगे हैं। मैं चाहता हूँ ये सरकार उस कार्य को भी पूरा करेगी। चलिए दोबारा चलिए एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो सरकारें पिछले 47 से लेकर आज तक आती नहीं, ये शायद हमें ऑक्यूपेशन फोर्स समझती थी। JNK के रहने वाले हैं तो उनको भी, और एक सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ किया जाता रहा। जल्दी, समय की कमी है, जल्दी जल्दी बोलकर मैं बताऊंगा। सन 22 में 4 जवान शहीद हुए, 13 जैक राइफल्स के, 2 हीरानगर के, 2 गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के। चारों 13 जैक राइफल के थे, चारों एक अवलांच में के नीचे आए। चारों की बॉडीज जब बर्फ पिघली मिली, बॉडीज वापस आई, और जब तक बॉडी बर्फ में दबी रहती है ऐसी लगती है कि शायद उठकर फिर बोल पड़े, ताज़ा रहती है। जो हीरानगर वाले थे उनको यूनियन टेरिटरी ने, क्योंकि वो JNK के बाहर शहीद थे, 4 लाख का मुआवजा, शब्द मुआवजा, ओके, और अगर वो JNK के बॉर्डर पे मर जाते तो वो 5 लाख था। गुरदासपुर सरकार ने बॉडीज पहुंचने और उनका संस्कार होने से पहले 1 करोड़ रुपया दिया। जी, क्यों ऐसा सलूक था हमारे साथ? राइट। अब इस अमाउंट को मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बढ़ाकर उसको अब 25 लाख कर दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, पर अब भी हम भारत के पूरी तरह साथ नहीं कर। चलिए साहिब साहब, एक चीज में एक सवाल उनसे लेना है। कैप्टन गौर से एक सवाल ले लेते हैं। कैप्टन साहब, आपको लगता है कि देश महफूज हाथों में है? देश महफूज हाथों में है, लगता है आपको? शुक्रिया। ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा कि 2014 के बाद जो हमारी सरकार आई है वो एक सरकार ऐसी है जो सही मायने में हमें 47 में मिलनी चाहिए थी। 47 से लेकर 2014 का जो सफ़र है वो एक ऐसा सफ़र था, मैं ये कहूँगा कि उसके अंदर अगर मैं फौज की ही बात करूँ, आप देखिए 71 तक जो फौजी को पेंशन मिलती थी वो लास्ट पे ड्रॉन की 70% थी और जो सिविलियंस को थी वो 30% थी। जब 71 की लड़ाई में इतना अच्छा एक, मैं कहूँगा, तोहफा हिंदुस्तान को दिया कि बांग्लादेश आज़ाद किया हमारे फौज ने, और इतनी जल्दी किया, और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी इतनी सैक्रिफाइस करके लाहौर तक पहुंच गए थे। उसके बाद में थर्ड पे कमीशन ने क्या किया, ये इंदिरा गांधी का दौर था, उसके अंदर पेंशन घटा के 50-50 कर दी।
और उसके बाद ये हमें कहा कि आपको OROP मिलेगी। वो 71 से लेकर 2014 तक ये OROP जो है ये किसने दी हमें आके? ये इसी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने दी, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। कुछ कमियां हैं उसके अंदर जो पूरी हो जाएंगी, पर ये एक सबसे बड़ी, मैं कहूँगा फौजियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जो पेंशन मिलती थी वो एक डिफरेंट लेवल्स की मिलती थी। जो पहले रिटायर हुआ उसको पहली वाली, उसका जो बाद में हुआ उसको बाद में, तो अब एक लेवल पे आ गए हैं सारे। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए ये सरकार आने से पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जो वो क्या कहते थे कि देखिए ये जो बॉर्डर एरिया है, आप इमेजिन कर लीजिए लद्दाख का एरिया हमारा 6 महीने कट ऑफ रहता है, 70 साल तक भी अभी तक कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि हमने उसका प्लानिंग ही नहीं की कि जी वहां पे टनल्स बनाए या हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि वो 12 महीने वहां पे जो है कम्युनिकेशन रहे, हमारा रोड खुली रहे। ईस्टर्न सेक्टर में भी वही हाल जी। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, एंथनी जी, उनका पार्लियामेंट में बयान है, कहते हैं कि जी हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो चीन जो है इसका इस्तेमाल करके हमारे देश में घुस जाएगा। तो ये तो सोच थी जी। अब आप देखिए क्या हालत है। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर आपका टनल सिस्टम बन गया है। यहां पे लद्दाख के अंदर आपका जो जोजिला वगैरह भी तैयार हो रहा है, वहां पे अटल थे जो टनल है हिमाचल में रोहतांग में बन गया है, आगे के टनल भी प्लान है। आपकी रेल लाइन जो है, ऑल्टरनेटिव रेल लाइन जो है, वो हमीरपुर से सीधी जाएगी लद्दाख को। तो ये जो चीज है ये दर्शाता है कि ये जो सरकार आई है ये देश के लिए और अपने सिक्योरिटी के लिए सोचती है। मैं आपको रोकूंगा, मैं सीधा चलूंगा विजय सागर दीवान जी के पास। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इस चुनाव में जगह जगह जाकर के अग्निवीर को लेकर के कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक नया नैरेटिव तय करने की प्रयत्न किया जा रहा है। अग्निवीर को लेकर के आप कुछ स्पष्ट करेंगे कि क्यों इसका विरोध हो रहा है? देखिए, ये जो अग्निवीर का दुष्प्रचार किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इमोशनल लेवल पे बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, बाप रिटायर हुआ नहीं, बेटा रिटायर हो गया। इस किस्म की बकवासबाजी की जा रही है। लेट मी बी वेरी वेरी कैंडिड अबाउट इट। जब वो लड़का 4 साल के बाद बाहर आएगा, ही विल बी एसेट टू द कंट्री, किसी भी जगह पे काम करेगा। फिर अगला सवाल आया कि काम कहाँ है? हमारे पास नौकरियां तो है ही नहीं है। ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे, आपको हर रोज अखबार में मिल जाएगा, किसी ना किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए रिजर्वेशन करनी शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 30% रिजर्वेशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी रिजर्वेशन दे रही हैं। प्लस मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार योजना है उसमें लोन अवेलेबल है, जो मैंने भी लिया है एज एक सर्विसमैन एट दिस एज एंड सर्विस। उसके अलावा जब वो आएगा उनके पास भविष्य निधि हाथ में होगी, उनको पेंशन मिलेगी। मैं एक छोटा सा एनालॉजी देता हूं। आप अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हैं 12वीं क्लास के बाद और लाखों रुपया खर्चा करते हैं, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो आज उसकी सिचुएशन ये है कि हमारे देश में 87% इंजीनियर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयड नहीं बोल रहा मैं, अनएम्प्लॉयबल। Whereas this अग्निवीर इज एम्प्लॉयबल, और ये एम्प्लॉयबल के साथ साथ उसको सैलरी मिली है पूरी थ्रू आउट। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पढ़ने के दौरान सैलरी नहीं मिलती है, इसको मिलती है। उसके बाद जब वो आता है उसको एक मुश्त भविष्य निधि मिलती है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को नहीं मिलती है। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जब आएंगे आपकी सोसाइटी के अंदर, दे विल गिव यू अ बेटर सिटीजन्स, मोर मोटिवेटेड, डिसिप्लिन? आपको ये डिसिप्लिन फोर्स प्लेटर में मिल रही है, परंतु आपने बोलना है कि बाप रिटायर नहीं हुआ, बेटा रिटायर हो गया। पर अभी जो बेटा है इसके पास पोटेंशियल क्या है? आर्मी का डिसिप्लिन, 4 साल की ट्रेनिंग, वहां के मुद्दे, वहां की जो कहते हैं ना, यू कैन टेक मैन फ्रॉम द आर्मी बट यू कैनॉट टेक आर्मी फ्रॉम अ मैन। तो ये वो बात बननी है।
तो ये देश को समझना चाहिए। और ये जो फिर मैं बोलूंगा, मुझे कहते हैं जी आप एंटी कांग्रेस हैं, एंटी राहुल गांधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देशवासियों से, आप सब लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा, कोई भी चीज आपको प्रेजेंट की जाती है उसके तथ्यों पे चलिए। और ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की ऑलरेडी है। ये मेरे साथ कैप्टन गौड़ साहब बैठे हैं, ये भी 5 साल नौकरी करके बाहर आए हैं। आज ये जम्मू के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, इसीलिए आपके सामने स्टेज पे। तो इनके जैसे अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वो कहां से आएंगे, अग्निवीर आएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है इसमें? आप बताइए मेरे को, यस और नो, ऑल ऑफ यू प्लीज, यस और नो जी। ये जी, तो इट्स एग्जाम्पल सेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इनको हम अग्निवीर नहीं बोल रहे क्योंकि ये ऑफिसर क्वार्टर में थे। तो अगर आपके पास लोअर लेवल के लोग, गांव के लोग या कम पढ़े लिखे लोग 12वीं क्लास के बाद एक किस्म की प्रतिष्ठित होके आते हैं, एजुकेटेड होके आते हैं, देशभक्ति का जज्बा लेके आते हैं, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, कोई अभी अग्निवीर स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे ये चुनावी मुद्दा बनेगा। साहिब साहब कुछ बोला। एक सवाल बड़ी बार पूछा जाता है, अभी भी एक सज्जन यहाँ पिछली टॉक में बात कर रहे थे जी कि एब्रोगेशन के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया। और ये जो छुटपुट किस्से हुए कठुआ में और डोडा में, इनकी मिसाल देकर क्या आतंकवाद खत्म हो गया? मैं टॉलेस्ट ऑफ कश्मीर लीडर्स जो ये सवाल पूछते हैं, पुराने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री ये सवाल पूछते हैं और ये सवाल पब्लिक में भी आता है, आज एक फौजी के तौर पर जवाब देना चाहता हूं। हाँ, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। कश्मीर में अब बैंक लूटे नहीं जाते। कश्मीर में अब जो एक्सटॉर्शंस होते थे वो नहीं होते। गांव में जाकर लोग गांव की औरतों की और उनके बकरों की और मुर्गों की डिमांड नहीं करते। आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया है। आप लाल चौक पर सैर कर कर झंडा पकड़कर देश का जा सकते हैं। आतंकवाद खत्म हो गया है। फिदाइन अटैक्स अब नहीं हो रहे हैं। हर शुक्रवार की पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है। रघुनाथ बाजार में स्कूल की बसों पर अटैक बंद हो गए हैं। स्कूल और जब खुलने लगे हैं कश्मीर में, क्योंकि आतंकवाद बंद हो गया है। अब कोई भी 2 छोकरे आकर रेजिडेंसी रोड दुकानों के शटर डाउन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो गया है। आप खत्म हो गया है। आप ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो गया, टीबी। और अगर ये 2 बंदों को खांसी कठुआ में सुनाई देती है तो आप इल्जाम लगाते हैं फौजियों पर। कितने फौजी शहीद हुए हैं इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और ये नाशुक्राने अनथैंकफुल लोग कहते हैं कि फौज ने किया क्या, आतंकवाद तो वैसा का वैसा है, भड़काते हैं ये आपको। ये बात मैं आज खुलेआम इस मंच से कहना चाहता हूं। हुआ है खत्म, हुआ है खत्म। जो बचा है इसको भी मिटा देंगे हम। मेजर जनरल गोवर्धन जी जानना चाहता हूँ, ये सरहदों में जो शांति हुई है, क्या इसका सीमाएं आजकल शांत हैं, इसका श्रेय इस सरकार को जाता है? बड़ा अच्छा सवाल किया। सरहदें जो हैं आप डोगरा लोगों की, ये आपकी देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है कि वो हिमालय पार करके लद्दाख फतह करने चले गए हमारे बुजुर्ग, और 22 रियासतें लद्दाख की फतह की, 22 रियासतें गिलगित बल्तिस्तान की फतह की और जम्मू के साथ मिला दी। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत, 565 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत, हाँ ये नाम था हमारा 1947 में जब मैं भर्ती हुआ था 15 अगस्त से पहले। उस किस्म की ये हमारी रियासत थी, वो हमारी शान थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब ने और नेहरू साहब ने मिल के सत्यानाश कर दिया हमारा। आज जो हालत हमारी बनी है ये इन वजह से बनी है जी। और इन दो की वजह से अंग्रेजों ने हमला किया हमारे पर। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। मैं श्रीनगर था उस वक्त और उसकी प्लान श्रीनगर में बनी। जब बनी तो मैं तब भी उधर था पर हमें इतना पता नहीं था। स्कॉट हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था मेरा, जिसकी जो प्लान बना के हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसके साथ मिलके पावल जो अंग्रेज थे और उधर भी सारे अंग्रेज रह गए। इधर माउंटबेटन घर नहीं गया 15 अगस्त के बाद जी। तीनों कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के अंग्रेज वो इधर ही रहे। तीनों कमांडर इन चीफ इंडिया के वो भी इधर ही रहे। आर्मी नेवी क्या कर रहे थे वो? आज़ादी हो गई थी 15 अगस्त को जी। नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला करवा के पाकिस्तान को देना था। ये जी। आपको पता नहीं है और बताते भी नहीं है। ये कांग्रेस नहीं बताएगी। वो किताब जिसमें यह था आप हैरान हो जाएंगे। उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन। 1965 में जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में गया, 66 में, 63 में था तो तैयार हो गई थी लेकिन पब्लिश नहीं की कि आपको पता लग जाएगा कि नेहरू शेख अब्दुल्ला ने क्या किया था और क्या लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिखा हुआ है। मैं अभी आर्मी वाइस चीफ को पूछता हूँ ये किताब देखी है, पढ़ी है? कहता देखी नहीं। और वो मैं चाहूंगा अगर आपको मैं पता होता मुझे इधर लाया होता, आप देखते, आप पढ़ें जी क्या लिखा हुआ है। मगर मैं ये कहूँगा जी। कि आपको बताना चाहिए। वो आपकी शान है जो रियासत हमने बनाई थी उसकी हालत कर दी है। रेजिमेंटल सेंटर उठा के, यहाँ सतवारी एयरफोर्स है, यहाँ था मेरा रेजिमेंटल सेंटर जी, उसको उठा के चलिए। जबलपुर भेज दिया। जी हम चाहते हैं वो वापस आए और आपको अपना हिस्सा मिले और ये बिल्कुल, बातें बिल्कुल। किताबों में लिखी जाएं और वो किताबें हमारे करिकुलम में, किताबें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हूँ। और हमारी यूनिवर्सिटियाँ 2 हैं जो वो हमारे आपके बुजुर्गों की स्टडी करके दुनिया को बताएं कि डोगरा कौम क्या थी। चलिए 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 चलिए, मैं आखिर में कैप्टन साहब से जानना चाहूँगा। कैप्टन साहब, हमारे मंशूर बनते हैं, मैनिफेस्टोस बनते हैं, देखा होगा आपने, पीडीपी का भी देखा होगा और फिर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी देखा होगा और उस पर मौन समर्थन कांग्रेस का ये भी आपने देखा होगा। हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई ऐसी पार्टी है, ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, 370 वापस आ जाएगा, हम सत्ता में आते हैं? क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जो राजनीतिक हैं, जिनको स्टोन बेल्टर भी हम कहते हैं, उनको छुड़ा देंगे हम? कैसे सियासत किस दिशा में जा रही है? यही तो अफसोस है हमारे को कि हमारे देश के अंदर जो सियासतदान हैं बजाय देश के बारे में सोचने के अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। जी देखिए 370 जिस हिसाब से लाया गया, आपने पहले भी सुना, किस हिसाब से उसके पीछे क्या कहानी थी कि शेख अब्दुल्ले को पावर में बिठाना, किस हिसाब से ये रियासत चली और क्या क्या जम्मू के साथ इनजस्टिसेस हुई, वो सारा आपके सामने है। दूसरी बात, ये जो मिलिटेंसी है ये शुरू को कहाँ से हुई, कब हुई? 1987 में जब इलेक्शन रिग हुआ, जब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी अकॉर्ड जो हुआ, जिसके तहत आके ये इलेक्शन रिग हुआ और एक आदमी यूसुफ शाह जी, जो एक टीचर था, वो आज
सैयद सलाउद्दीन बन गया। मैं कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब उनके प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट्स में होते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मेरे को सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए, यूसुफ शाह को सैयद सलाउद्दीन किसने बनाया? आज तक वो नहीं दे सके। और आप सबको पता है वो कैसे बना। जब आप एक आम नागरिक की आकांक्षाएं, उसकी पॉलिटिकल चीजें उससे छीन के उसको जेल में बंद कर दें तो वो मिलिटेंट ही बनेगा। आज ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ बात करें। एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो आपके घरों के ऊपर, आपके फौजियों के साथ, आपके बाकी लोगों के साथ, आप देखिए कश्मीर के अंदर कितने लोग, कितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं जी। अब आप उस मुल्क के साथ बात करना चाहते हैं जो रोज इन्फिल्ट्रेशन की जो है कतार पे लगा हुआ है। हर रोज आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, वहां पे 2-3 जो है टेररिस्ट मारे जाते हैं। टनल्स बनाए हुए उन्होंने आने के लिए। तो जो मुल्क टेररिज्म के साथ इस हिसाब से चल रहा है और जिसका एक ही मुद्दा है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जनरल जियाओं की पॉलिसी जो थी ऑपरेशन टपैक की पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स, वो इस्तेमाल करनी है और वही चलानी है। उसके साथ बातचीत क्या करनी है आपने? और फिर किसके साथ बात करनी है? वहां किससे बात करनी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, तीसरी बात रहेगी आपकी जो स्टोन बेल्टर्स की थी जी। मेरे को एक चीज बताइए, आज क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही वहां पे? आज कश्मीर के अंदर क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही? आज गणेश चतुर्थी का वहां प्रोसेशन निकल रहा है, जन्माष्टमी का प्रोसेशन निकल रहा है, हिंदुस्तान का तिरंगा जो है लहराया जा रहा है, पत्थर क्यों नहीं चल रहे? ये सोचने वाली बात है। ये पत्थर तब चलते थे जैसे कि एक प्रवक्ता ने यहां पे इसी मन से बोला कि उनको पैसे मिलते थे। वो जो मनी ट्रेल थी, वो जो पैसा आ रहा था, पाकिस्तान ने अपने आप को तो बिल्कुल कंगाल कर दिया, साथ में यहां के लोगों को भी आग के अंदर झुलस दिया। वो पैसा बंद हुआ है, वो पैसा सारा कुछ खत्म हुआ है और तब जाके ये पत्थरबाजी बंद हुई है। आज बच्चे जो हैं वो, उनको पता है कि मैं लैपटॉप लेके जो है वो फायदेमंद है मेरे लिए बजाय पत्थर के। और आपके सामने प्रेस के अंदर आ चुका है कि बच्चे बयान देते थे कि हमें टीचर जो है वो जबरदस्ती कहते थे कि अगर आप पत्थर मारने नहीं जाओगे तो आपको फेल कर देंगे। कैप्टन साहब समय का अभाव है। कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय सागर धीमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल साहब, गवर्नर सिंह जमाल जी, वीके साई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया और इनका बड़ा योगदान रहता है समाज में, पूरे समूचे देश में रहता है, सेना के जवानों का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपके शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और तमाम चारों खास मेहमानों का जो अब तक मंच की गरिमा बढ़ाते रहे। लेकिन अब जैसे जैसे समय हम आगे बढ़ा रहे हैं, सेशन भी लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। अब तक हमने बात की सेना की वीरता की, क्योंकि सेना की जब बात की जाती है तो उसमें भारतीय वायुसेना, जल सेना, थल सेना, सशस्त्र सेना बल के साथ साथ सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत तमाम वीर नौजवानों की याद हम सबकी आंखों में ताजा होती है। लेकिन अब जब बात कर रहे हैं मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो जम्मू पर भी लगातार हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी जुनैद हाशमी जी और साथ ही साथ विनोद जी, और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं 3 बेहद खास मेहमान, अभिजीत जसरोटिया जी, कपिल सिंह जी, साथ ही साथ दिनेश जी। मैं कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब उनके प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट्स में होते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मेरे को सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए, यूसुफ शाह को सैयद सलाउद्दीन किसने बनाया? आज तक वो नहीं दे सके। और आप सबको पता है वो कैसे बना। जब आप एक आम नागरिक की आकांक्षाएं, उसकी पॉलिटिकल चीजें उससे छीन के उसको जेल में बंद कर दें तो वो मिलिटेंट ही बनेगा। आज ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ बात करें। एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो आपके घरों के ऊपर, आपके फौजियों के साथ, आपके बाकी लोगों के साथ, आप देखिए कश्मीर के अंदर कितने लोग, कितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं जी। अब आप उस मुल्क के साथ बात करना चाहते हैं जो रोज इन्फिल्ट्रेशन की जो है कतार पे लगा हुआ है। हर रोज आपको पता है
लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, वहां पे 2-3 जो है टेररिस्ट मारे जाते हैं, टनल्स बनाए हुए उन्होंने आने के लिए। तो जो मुल्क टेररिज्म के साथ इस हिसाब से चल रहा है और जिसका एक ही मुद्दा है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जनरल जियाओं की पॉलिसी जो थी ऑपरेशन टपैक की पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स, वो इस्तेमाल करनी है और वही चलानी है, उसके साथ बातचीत क्या करनी है आपने? और फिर किसके साथ बात करनी है? वहां किससे बात करनी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, तीसरी बात रहेगी आपकी जो स्टोन बेल्टर्स की थी। जी, मेरे को एक चीज बताइए, आज क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही वहां पे? आज कश्मीर के अंदर क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही? आज गणेश चतुर्थी का वहां प्रोसेशन निकल रहा है, जन्माष्टमी का प्रोसेशन निकल रहा है, हिंदुस्तान का तिरंगा जो है लहराया जा रहा है, पत्थर क्यों नहीं चल रहे? ये सोचने वाली बात है। ये पत्थर तब चलते थे जैसे कि एक प्रवक्ता ने यहां पे इसी मन से बोला कि उनको पैसे मिलते थे, वो जो मनी ट्रेल थी, वो जो पैसा आ रहा था, पाकिस्तान ने अपने आप को तो बिल्कुल कंगाल कर दिया, साथ में यहां के लोगों को भी आग के अंदर झुलस दिया। वो पैसा बंद हुआ है, वो पैसा सारा कुछ खत्म हुआ है और तब जाके ये पत्थरबाजी बंद हुई है। आज बच्चे जो हैं वो, उनको पता है कि मैं लैपटॉप लेके जो है वो फायदेमंद है मेरे लिए बजाय पत्थर के। और आपके सामने प्रेस के अंदर आ चुका है कि बच्चे बयान देते थे कि हमें टीचर जो है वो जबरदस्ती कहते थे कि अगर आप पत्थर मारने नहीं जाओगे तो आपको फेल कर देंगे। कैप्टन साहब, समय का अभाव है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय सागर धीमान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल साहब, गवर्नर सिंह जमाल जी, वीके साई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। और इनका बड़ा योगदान रहता है समाज में, पूरे समूचे देश में रहता है, सेना के जवानों। आप सबका बहुत